नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। आज हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी की। कांग्रेस कहती है कि रुपया लगातार गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले सब कुछ बुरा हो रहा है। बीजेपी कहती है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हम निर्यात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। तो असल में सच्चाई क्या है? आज हम यूपीए 2004 से 2014 के बीच में उसने क्या किया, एनडीए ने 2014 से लेकर अब तक 2026 में जब हम हैं तब तक क्या किया, दोनों शासनों की तुलना करेंगे। वो फैक्ट्स आपके साथ रखेंगे, आपके सामने रखेंगे, और सबसे मजेदार बात, मोदी खुद क्या कहते हैं भारत की ग्रोथ पर, वो भी साथ के साथ आपको बताएंगे। तो बात सबसे पहले जीडीपी की करते हैं। जीडीपी कितनी बढ़ी? यूपीए में 10 साल की औसत ग्रोथ लगभग 6.8% रही, लेकिन 2012-13 में यह गिरकर 5.6% तक भी रह गई थी। करप्शन और गलत मैनेजमेंट से भारत फ्रेजाइल 5 में शामिल हो गया था। फ्रेजाइल 5 क्या है, पहले इसे जान लीजिए। ये देश इतने कमजोर हो जाते हैं कि अगर विदेशी निवेशक अचानक यहां से अपना पैसा निकाल लें तो इनकी मुद्रा मतलब करेंसी बहुत ज्यादा तेजी से गिर सकती है, अर्थव्यवस्था में हंगामा मच सकता है। भारत इस फ्रेजाइल 5 के टॉप पर रखा गया था। भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। भारत इसमें क्यों शामिल हुआ था? 2013 में भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग 4 से 5% जीडीपी का हो चुका था। विदेशी निवेश पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी, स्कैम्स हुए थे, 2G, कोलगेट, CWG, निवेशकों का भरोसा टूटा था, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, मतलब जो नीतियां थी उन्हें एक तरीके से कहें कि लकवा मार गया था। इस वजह से ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी, रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिरा और वो 60 से ज्यादा पर पहुंच चुका था। इस वजह से दुनिया में भारत को फ्रेजाइल 5 में सबसे ऊपर रखा गया था। भारत अब फ्रेजाइल 5 में नहीं है। 2014 के बाद रिफॉर्म्स हुए, जैसे जीएसटी, डिजिटल इंडिया, एफडीआई, आसान इंफ्रा बूस्ट से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आया, विदेशी निवेश अब ज्यादा स्थिर है, पोर्टफोलियो फ्लो कम हुआ। भारत अब दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल है, या फिर कहें कि टॉप 4 पर भारत पहुंच चुका है। अब 2030 तक भारत टॉप 3 में आने की बात कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली और दूसरे एनालिस्ट अब भारत को कंपेलिंग या फिर मजबूत इकोनॉमी मानते हैं, ना कि फ्रेजाइल। वापस जीडीपी पर आते हैं। अब मोदी के समय में औसत जीडीपी 6.8 से ऊपर है। कोविड जैसी मुसीबत का सामना देश ने 2 साल तक किया, उसके बावजूद भी 2023-24 में ये जीडीपी 8.15% तक पहुंची थी। 25-26 के दूसरे क्वार्टर में ये जीडीपी 8.2% पहुंची थी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। और अब लेटेस्ट 25-26 की अगर पूरे साल की बात करें तो 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले 1 साल से ट्रंप के टैरिफ भारत को परेशान कर रहे हैं। भारत फिलहाल 50% टैरिफ अपने सामानों पर अमेरिका में दे रहा है। रशिया से तेल भी खरीद में भी लगातार कमी आ रही है, उसके बावजूद भी भारत की ग्रोथ रेट कम नहीं हो रही है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके पीछे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। और जब 7.4% अनुमान आया तो प्रधानमंत्री बोले कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस मोमेंटम गेन कर रही है। यह एनडीए सरकार के इन्वेस्टमेंट पुश और डिमांड लेड पॉलिसीज से पावर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल गुड्स, सब कुछ से हम विकसित भारत बना रहे हैं। तुलना में साफ है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्राइसिस में भी भारत को रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ाया। जीडीपी 2014 में $2.1 ट्रिलियन थी और अब पता है आपको जीडीपी कितनी है? $4.3 ट्रिलियन, मतलब दुगनी से ज्यादा ही हो चुकी है। 2014 तक 47 में देश आजाद हुआ, 2014 तक इस देश की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन थी, लेकिन पिछले 11 साल में यह दुगने से ज्यादा में इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब बात करें कि जीडीपी भी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट भी लगातार बढ़ रहा है, तो इसका असर आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ रहा है? आम आदमी की बात करें तो जीडीपी प्रति व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति की औसत कमाई यूपीए के शासन में 2014 तक सिर्फ $1,554 प्रति व्यक्ति थी। बहुत कम थी, ग्रोथ इसमें हुई थी, लेकिन बहुत ना के बराबर। लेकिन 2014 के बाद से 2024 की अगर बात करें, 10 साल में ये लगभग इसमें आधे से ज्यादा बढ़ोतरी हुई और ये $2,397 प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई। 54% से ज्यादा की इसमें बढ़ोतरी हुई। कारण रहे जनधन अकाउंट्स खोले गए, डीबीटी, यूपीआई से करोड़ों लोगों की जेब में पैसा सीधा पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यह ग्रोथ सिर्फ नंबर नहीं, लोगों की मेहनत और एंटरप्राइज का नतीजा है। हम हर नागरिक के लिए इज ऑफ लिविंग मजबूत कर रहे हैं।
महंगाई कंट्रोल में रही, महंगी चीजें महंगी नहीं हो पाई। महंगाई की किसी भी देश में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। आज ईरान में अगर जनता सड़कों पर है, लाखों की जनता, तो वो महंगाई से त्रस्त होकर सड़कों पर उतरी थी। बांग्लादेश ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए और आपका श्रीलंका ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, सबकी जनता जब भी सड़कों पर उतरी महंगाई से परेशान होकर उतरी। यूपीए में ये औसत 8.2% थी, कभी कभी ये 12% से ऊपर भी पहुंची। खाना महंगा था, जेबें लोगों की खाली हो जाया करती थी। लेकिन एनडीए में औसत महंगाई सिर्फ 5.1% है। 2025 की मैं बात कर रहा हूं और ये ऑल टाइम लो पर है। आरबीआई ने अच्छे से मैनेज किया है क्योंकि चीजों को, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कहा कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। भारत में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है, पॉलिसी कंटिन्यूटी है, मतलब जो पॉलिसी चला दी गई वो जनता तक पहुंच रही है। रुपया और एक्सपोर्ट्स दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। रुपया फिलहाल जरूर गिर रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। 91 रुपए के पार, $1 के मुकाबले 91 रुपए पहुंच चुका था। लेकिन आरबीआई ने कुछ कदम उठाए और उसे 90 के नीचे के आसपास लेकर आए। लेकिन इससे भारत को फायदा भी हुआ है। देखिए, एक तो भारत को ज्यादा बिल्स नहीं पे करने पड़ रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता तेल हम खरीद रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हमारा जो पैसा जाता है देश के बाहर, जो डॉलर जाता है वो तेल के बिल्स में ही जाता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं जा रहा है। तेल सस्ता मिल रहा है, डॉलर भले ही बढ़ रहा है, रुपया भले ही घट रहा है, लेकिन तेल की कीमतें लगातार कम हो रही हैं, तो इससे ज्यादा रुपया भारत को खर्च करना नहीं पड़ रहा है। अब एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो वो दोगुने से ज्यादा हो चुका है। फिलहाल भारत $825 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम मिला। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है। ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस भारत में बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, एग्रीकल्चर रिकॉर्ड बना रहा है और मिल्क प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पर पहुंच चुका है। आज दुनिया अनसर्टेनिटी से भरी है, लेकिन भारत में स्थिरता है। पॉलिटिकली स्टेबल भारत है। एफडीआई भारत में बढ़ रहा है, जॉब्स और रिफॉर्म्स भारत में हो रहे हैं। एफडीआई की अगर बात करें तो यूपीए में ये एफडीआई $305 बिलियन का हुआ करता था, लेकिन अब ये $709 बिलियन से ज्यादा का है, मतलब दोगुने से भी ज्यादा। क्योंकि इसका असर क्यों हुआ? भारत में लाखों में स्टार्टअप्स खुले, जॉब्स बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये हमारा मंत्र है। भारत दुनिया को स्लो ग्रोथ से निकालने में मदद कर रहा है। अब कुछ आरोपों पर भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर बड़े पैमाने पर आरोप लगते हैं बेरोजगारी बढ़ाने के, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी की अगर बात करें तो 2017-18 में ये 5.3 से घटकर 2023-24 में 3.2% रह गए, मतलब 2% से ज्यादा घटी। यूपीए की अगर बात करें 4 से 14 के बीच में तो 2.9 करोड़ नौकरियां बनी थी, जबकि एनडीए में 17.9 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार मैंडेट क्यों मिला। 2023-24 में अकेले 4.6 करोड़ नौकरियों का सृजन किया गया। महिला श्रम में भी भागीदारी बढ़ी है, जो पहले 23.3% हुआ करती थी, वो आज बढ़कर 37% के पार पहुंच चुकी है। स्टार्टअप जो पहले 452 थे, वो आज बढ़कर 1.59 लाख हो चुके हैं और इनसे 17 लाख नौकरियों का उत्सर्जन हुआ है। ईपीएफओ में नवंबर 2024 में 14.63 लाख नए सदस्य जुड़े। एक आरोप यह भी है कि बीजेपी के 10 साल में औसत विकास दर सिर्फ 6% रही। कांग्रेस का ऐसा आरोप है और यूपीए में 7.6 रही, तो यह पूरी तरीके से गलत है। यूपीए का असल औसत 6.8% था। 2004 से 14 के बीच एनडीए का औसत 8.4% है, 14 से 24 के बीच में। यूपीए के आखिरी सालों में विकास 5.6% तक गिरा और महंगाई 9.3% तक थी, और आज महंगाई कितनी है? 5.1%। तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2024-25 में भारत की विकास दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊंची आंकी गई। 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए। प्रति व्यक्ति आय जो पहले 86,647 रुपए हुआ करती थी, वो बढ़कर आज 2,20,000 के पार पहुंच चुकी है। निर्यात की बात करें तो निर्यात हिस्सा भारत का 2020-21 में 18.7% से बढ़कर 2022-23 में
85% तक पहुंच चुका है। कुल निर्यात की बात करें 2013 की तो 472 बिलियन डॉलर का निर्यात भारत किया करता था, लेकिन आज 776 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में उछाल आया है। एप्पल अकेले 12.8 बिलियन डॉलर के आईफोन भारत में बनाकर दुनिया भर में बेच रहा है। भारत अब दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यातक है। आत्मनिर्भरता में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और पीएलआई से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर 300 बिलियन तक पहुंचने वाला है। चीन से आयात में कई सेक्टरों में भारी कमी आई है, वो खिलौने हो या फिर कॉस्मेटिक्स हो। चीन को निर्यात अगस्त 2024 में 22% घटा है। कई एफटीएज साइन हुए हैं। वैश्विक सप्लाई चेन में भारत मजबूत हुआ है। फैक्ट्स बताते हैं कि मोदी ने क्राइसिस में भी भारत को आगे बढ़ाया। ग्रोथ रियल है। अब देखते हैं कि कुछ और बड़े फैक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को लेकर। आरबीआई का रुपये को स्टेबल रखने का क्या कुछ योगदान है, क्या कुछ वो कर रहा है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, यूपीए के 10 साल 4 से 14 के बीच नेशनल हाईवे सिर्फ 13,547 किलोमीटर जोड़े गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2004 में 28,780 करोड़ से 2013 में 86,741 करोड़ तक ही पहुंच चुका। मतलब बहुत ज्यादा स्लो रेट इसका था, और जो ग्रामीण इलाकों में रोड थे वो तो बहुत कम ही बने थे। लेकिन मोदी के राज में एनडीए ने हाईवे 67,029 किलोमीटर जोड़े, यूपीए से 5 गुना ज्यादा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 2014 में 1,96,681 करोड़ रुपए था, वो 24 में बढ़कर 11,11,111 करोड़ पर पहुंचा दिया गया। मतलब लगभग 5 से 6 गुना वृद्धि। और ग्रामीण इलाकों में 3.74 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई यूपीए से, मतलब कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा। एयरपोर्ट्स की अगर बात करें तो 3 गुना ज्यादा बढ़े हैं। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन 4 गुना ज्यादा बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी इस पर कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से देश आगे बढ़ता है और हमने इसे रॉकेट की स्पीड दी है। अब डिफेंस की बात करें तो पहले यूपीए में सैन्य सामान एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ करता था। आप यूपीए के 10 साल में सिर्फ 4,312 करोड़ रुपए का था। 13-14 में ये 686 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2024 में ये 23,622 करोड़ रुपए का था, और 2025 में ये 50,000 करोड़ को पार कर चुका था। इस मतलब कहें कि 31 या फिर 30% से ज्यादा मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है। भारत अब 85 देशों को एक्सपोर्ट करता है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और आर्टिलरी गन्स। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बोला कि आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हथियार इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो पहले यूपीए के शासन में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर हुआ करता था। अकेले रूस से 72% हथियार खरीदे जाते थे, लेकिन 2014 से 18 में ग्लोबल इंपोर्ट्स का भारत लगभग 9% से ज्यादा खरीदता था। आज अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा हथियार खुद बना लेते हैं। रूस का शेयर भी 72% से घटकर 36% रह गया है। आज हम फ्रांस, यूएस, इजराइल से भी हथियार खरीद रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन हम लगातार कर रहे हैं। तो ये आत्मनिर्भरता है जिससे इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं। रुपये को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है? 2024-25 में आरबीआई ने डॉलर सेल करके इंटरवेंशन किया। जैसे 5 बिलियन का इंटरवेंशन अगस्त में किया गया। एनडीएफ मार्केट में एक्टिव होकर वॉलेटिलिटी को रोका गया। रुपया इनका मतलब कहें कि अंतरराष्ट्रीयकरण रुपये का किया गया। रुपये में ट्रेड को प्रमोट किया गया। किसके जरिए? वोस्त्रो अकाउंट्स के जरिए। यूपीए के शासन में तो ये था ही नहीं। नेबर कंट्रीज के पास रुपये का मतलब अब रुपये में उनसे हम व्यापार कर सकते हैं। आरबीआई की स्मार्ट पॉलिसी से रुपया मजबूत होता रहेगा लगातार। डॉलर के मुकाबले भले ही घट रहा है, लेकिन इसका अंतरराष्ट्रीयकरण लगातार हो रहा है, क्योंकि आरबीआई ने स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स की व्यवस्था शुरू की, जिसे आप SRVAS के नाम से भी जानते हैं, जिसे कई देशों की बैंक भारतीय बैंकों में खास तौर पर खाते खोलते हैं और उसमें अपने रुपये का व्यापार करते हैं। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो 25-26 तक लगभग 30 देशों के साथ 123 कोरेस्पोंडेंट बैंक्स ने भारतीय 26 बैंकों में कुल 156 SRVA अकाउंट्स खोले हैं, जिसमें रुपये में द्विपक्षीय व्यापार संभव हो पाया है। इसमें प्रमुख देशों की अगर बात करें तो रूस, बांग्लादेश, यूएई, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स, गुयाना, फिजी और सेशेल्स आदि शामिल हैं। 2023 में यह संख्या 22 थी। उसमें बेलारूस, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, बांग्लादेश, मालदीव, कजाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।
हाल ही के सालों में संख्या बढ़कर 30 के पार पहुंच चुकी है, क्योंकि आरबीआई ने अगस्त 2025 में नियम और ज्यादा आसान किए, जिससे बिना पूर्व अनुमति के ऐसे खाते खोलना संभव हो पाया है। 2014 से पहले भारत नेपाल और भूटान के साथ ही सिर्फ रुपये में व्यापार किया करता था। 14 से पहले सिर्फ 2 देशों के साथ और आज 30 देशों के साथ व्यापार भारत रुपये में कर रहा है। तो ये बदलती हुई तस्वीर की, भारत की बदलती हुई तस्वीर को दिखाता है। आज दुनिया जैसे युद्धों में उलझी है, ट्रंप दुनिया का बाप बनना चाहते हैं, उनकी वजह से पूरी दुनिया के बाजार में खलबली है। टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहे हैं। भारत फिलहाल 50% टैरिफ दे रहा है और 500% टैरिफ देने की लगाने की अमेरिका बात कर रहा है, लेकिन भारत स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। जो लोग गिरते रुपये की बात करते हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि भारत के पास ऊर्जा का कोई प्राकृतिक साधन नहीं है। ऊर्जा की हमें सारी जरूरतें लगभग ज्यादातर दूसरे देशों से लेनी पड़ती हैं, लेकिन ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार है। लेकिन फिर भी ईरान को अगर $1 खरीदना है तो उसे 14.5 लाख रियाल चुकाने होंगे। भारत का रुपया तो अभी भी 90 के पास ही पहुंचा है। बाकी दोनों सरकारों के तथ्य आपके सामने रखे हैं और इन तथ्यों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।